इस वीडियो में हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार को अंग्रेजी में फोनोलॉजी कहते हैं। चलिए देखते हैं। मुखाग्र से प्रस्फुटित होने वाली स्वतंत्र ध्वनि को अक्षर कहते हैं या अक्षर कहलाती है तथा ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। यहाँ पे समझना है, मुखाग्र मतलब मुंह से जो भी प्रस्फुटित मतलब जो भी आवाज निकलती है स्वतंत्र ध्वनि, उसे अक्षर कहते हैं या फिर ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ये वर्ण को क्या बोलते हैं? अक्षर। चाहे अक्षर कहो या वर्ण कहो, दोनों एक ही बात है। जैसे आ ई उ, इसी प्रकार ड ड क ख ग घ अंगा आदि आदि सभी अक्षर क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण या अक्षर। अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझ में आया? यहाँ कह रहा है कि वर्णमाला, वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। मान लो किसी ने पूछा कि बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के ABCD आदि 26 अक्षर हैं। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 26। ठीक है, ABCD ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर हैं? 26। तथा हिंदी वर्णमाला में निम्नवत 52 अक्षर हैं। समझ में आया? हिंदी में वर्णों की संख्या कितना है? 26 है और हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। चलिए हिंदी के वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है स्वर। स्वर में ये सभी आते हैं। आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ, ये हमारे सभी क्या हैं? स्वर हैं। कोई पूछ ले बताइए हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी में स्वर 11 होते हैं। समझ में आया? ये दो हमारे अयोगवाह वर्ण हैं। अन और आह को हम अयोगवाह नाम देते हैं। ये इनकी संख्या 2 है। समझ में आया? अब चलिए देखते हैं व्यंजन। व्यंजन में का खा गा घा अंगा चा छा जा झा या टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना पा पा भा मा या रा ला वा शा 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 हा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कितने अक्षर हैं? 33 अक्षर हैं। समझ में आया? का हमने क्या बताया कि व्यंजन हमारे का से लेकर पूरे का खा गा घा अंगा चा छा जा या टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना पा पा भा मा या रा ला वा शा 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 हा, ये का से लेकर हा तक हमारे कितने व्यंजन हैं? 33। इनकी संख्या कितनी है? 33 है। अब यहाँ पर देखते हैं संयुक्त वर्ण। ठीक है, संयुक्त वर्ण में छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये 4 वर्ण क्या हैं? संयुक्त वर्ण हैं। संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी है? 4 है। कोई पूछ ले बताइए संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, स्रा। और अन्य में देखते हैं, अन्य में 2 है, ड़ है और ढ़ है। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। अब यहाँ से सभी मिला के कितनी संख्या होते हैं हमारे? 52। समझ में आया? चलिए यहाँ पर देखिए, मान लो कोई पूछ ले बताइए हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है, तो 11 है। ये सभी यहाँ से लेके ये सभी क्या हैं? 11 हमारे स्वर हैं। अयोगवाह पूछ ले कि बताइए हिंदी में अयोगवाहों की संख्या कितनी है, तो 2 है, वो अन और आहा है। ठीक, व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन हमारे 33 हैं। ये यहाँ से लेकर पूरा ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारे व्यंजन है। व्यंजन की संख्या 33 है। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। ये कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्रा। और अन्य में क्या क्या है? ड़ा है और ढ़ है। इसकी संख्या 2 है। समझ में आया? और यहाँ से ये सभी मिलाकर हमारे वर्णमाला बनते हैं। पूरे वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर है। समझ में आया? चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं वर्णों का उपयोग। जिस प्रकार ईंटों के बिना कोई भवन तैयार नहीं हो सकता, यहाँ कह रहा है जिस प्रकार ईंटों के बिना कोई भवन, भवन मतलब घर, तैयार नहीं हो सकता, उसी प्रकार वर्णों के बिना भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, मतलब भाषा भी नहीं बन सकता। अतः वर्णों का भाषा में उसी प्रकार महत्वपूर्ण स्थान है जिस प्रकार शरीर में कोशिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर समझ में आया? कह रहा है कि जिस प्रकार वर्णों का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार शरीर में कोशिकाओं, कोशिका मतलब अंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्णों से ही शब्द रचना होती है, यानी वर्णों से ही शब्द बनता है। समझ में आया? रचना मतलब बनता है। वर्णों से शब्द निर्माण, यहाँ पर देखते हैं। वर्णों मतलब हमने बताया कि वर्णों को क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। ठीक है, तो वर्णों से शब्द निर्माण, तो यहाँ पर देखिए का, धन, आ, धन, मा, धन, आ, धन, ला, धन, आ, मिला के ये सभी वर्ण मिलाकर क्या बनाता है? कमल। समझ में आया? उसी प्रकार ता और आ, फिर ला, फिर आ, फिर बा, फिर आ, ये सभी वर्ण मिलाकर क्या बनता है? एक शब्द बनता है तालाब। उसी प्रकार मा और ए बनकर क्या बनता है? में। खा, ई, ला, आ, ता, आ, ये सभी वर्ण मिलकर खिलता बनता है। समझ में आया? है, हा और ऐ मिलकर है बनता है। इस प्रकार वर्णों के मेल से और शब्दों से वाक्य बना कमल तालाब में खिलता है। यहाँ पर समझ में आया? कह रहा है कि इन सभी वर्णों से क्या बना? ये शब्द बनते हैं और इन्हीं शब्दों के मेल से, ठीक है, इन्हीं शब्दों के मेल से हमें क्या मिलता है? वाक्य मिलता है। देखिए यहाँ पे इन सभी वर्णों से बना है शब्द कमल, और इन सभी वर्णों से बना है मिलकर तालाब, और इन शब्दों से मिलकर बना है शब्द मिल, में, तथा ये सभी वर्णों के मेल से बना शब्द खिलता, और ये सब वर्णों से मिलकर बना है, तथा इन सभी शब्दों के मेल से हमें एक वाक्य मिलता है, कमल तालाब में खिलता है। तो हमने क्या समझा कि वर्णों से मिलकर शब्द बनता है तथा शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। इतना समझ में आया? चलिए इसके आगे देखते हैं। मान लो किसी ने पूछी बताइए शब्द किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है वर्णों के मेल को
शब्द कहते हैं। समझ में आया? जैसे यहाँ पर देखिए ये सभी क्या है, हमारे वर्ण हैं। वर्ण मतलब अक्षर। ये सभी अक्षर मिले तब हमें कमल शब्द मिलता है। समझ में आया? कोई पूछे कि बताइए शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, या एक से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। उसी प्रकार पूछ ले कि बताइए एक से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, या एक से अधिक शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। वर्णों के प्रकार, यानी वर्ण मतलब अक्षर, अक्षरों के प्रकार। तो देखते हैं हिंदी वर्णमाला में जितने वर्ण हैं सबकी आकृति एवं पद्धति के अनुसार उन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं पहला नंबर पर है स्वर। ठीक है, स्व धन रा अर्थात स्वतंत्र। स्वर का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र ध्वनि होने वाले वर्ण, यानी किसी के साथ न मिलकर वो वर्ण अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं। तो आगे देखते हैं जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित हों वे स्वर कहलाते हैं। समझ में आया? मान लो कोई पूछ ले बताइए स्वर किसे कहते हैं, तो वे वर्ण या वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आया? स्वर में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वतंत्र होते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं ये आ और आ तथा डैश डैश करके आओ, ये सभी हमारे क्या हैं? स्वर हैं। हम ऊ को कितनी भी देर तक बोलें उसका उच्चारण ऊ ही होगा। अपने से बोलिए ऊ को, इसको बोलने से कोई दूसरा वर्ण नहीं आता। अतः यह स्वर हैं। परंतु यदि हम का बोलें तो का धन आ, का में आ अर्थात का मतलब ये नीचे चिन्ह लगा है, का के नीचे क्या लगा है, इसको इस चिन्ह को हलंत बोलते हैं, ये वाले चिन्ह को हलंत बोलते हैं। तो ये चिन्ह जिस भी वर्ण में लग जाए वो आधा कहलाता है। समझ में आया? चलिए अर्थात या आ। समझ में आया? इसका उच्चारण शुरू तो का से होगा पर बाद में आ हो जाएगा, यानी जैसे का को हम बोलते हैं का, तो लास्ट में हमें आ मिलता है। ठीक, उसके बाद स्वतंत्र उच्चारित होने वाले वर्ण ये हमारे आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ, ये हमारे क्या है? स्वतंत्र, मतलब किसी भी वर्ण की सहायता न लेते हुए ये हमारे सभी क्या हैं? स्वतंत्र उच्चारित होने, यानी उच्चारित मतलब बोलने वाले वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर। अब हम देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद मतलब स्वर के प्रकार। तो स्वर वर्णों के भेद उनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किया जाता है। तो स्वर कितने प्रकार के हैं, या स्वर के कितने भेद हैं? तो 3 हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुप्त स्वर। समझ में आया? तो कोई पूछ ले बताइए हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर है हिंदी में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, ये है, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। चलिए इनके बारे में देखते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर के बारे में देखते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। समझ में आया? मान लो किसी ने पूछा कि बताइए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो उत्तर है जिस स्वर के उच्चारण में यानी बोलने में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, या फिर एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये वर्ण इनके ये कौन कौन से वर्ण हैं? आ है, ई है और उ ऋषि, ये सभी हमारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। अब पूछ ले बताइए ह्रस्व स्वर की कितनी संख्या है, या ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ और ऋषि। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ दीर्घ स्वर क्या कह रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर यानी इस स्वर से अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से हैं देखते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ। समझ में आए? दीर्घ स्वर की कितनी संख्या है? तो ये हैं 7, 2 2 4 1 5 और ये 2 7। कोई पूछ ले कि बताइए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो जिस स्वर के बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या यानी दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। ये ये कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ। ये सब याद रखना, कोई भी पूछ सकता है। अगला देखते हैं प्लुप्त स्वर। ये दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय में उच्चारित होते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, यहाँ ओ के आगे ये जो 3 लिखा है को देर तक बोलना है। ये किसी को दूर से पुकारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से तथा मात्राओं के रूप में किया जाता है। यहाँ क्या कह रहा है कि स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से तथा मात्राओं के रूप में किया जाता है। स्वरों की मात्राएं ये हमारे क्या हैं? स्वर हैं। ठीक है, स्वर हमने बताया कि 11 होते हैं और इनके मात्राएं ये हैं। समझ में आया? देखते हैं। देखो क्या, देखिए छोटा आ की मात्रा कैसे लगता है। ये कोई भी अक्षर हो, जैसे का बनाया हमने तो ये छोटा आ की मात्रा लग गया। समझ में आया? उसी प्रकार बड़ा की मात्रा हमने का लिखा ऐसे, इसमें ये मात्रा लगा दी, ये बड़ा की मात्रा हो गए। उसी प्रकार छोटी की मात्रा पूछे तो छोटी की मात्रा कैसे लगती है, इधर से ऐसे घुमा के ये लगा देते हैं।
बड़ी की मात्रा पूछे तो उसमें ऐसे लगाते हैं, इधर से बड़ी की मात्रा लगाते हैं, ये समझ में आया। और छोटा ऊ की मात्रा बोले तो छोटा ऊ की मात्रा ऐसे नीचे से इधर को घुमाते हैं, और बड़ा ऊ की मात्रा बोले तो इधर से लगता है। फिर उसके बाद ऋषि की मात्रा ये ऐसे नीचे लगता है, ऐसे। ए की मात्रा ऐसे लगती है, आई की मात्रा में दो ऐसे लग जाते हैं, और ओ की मात्रा में ऐसे करके ये ओ की मात्रा हो गया। उसी प्रकार औ की मात्रा में दो लग जाता है। यहाँ कह रहा है कि विभिन्न व्यंजनों के साथ मात्राओं का प्रयोग, हमने इसके पहले बता चुके हैं। तो देखिए ये का है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगा तो ये का, ठीक है। इसमें छोटा की मात्रा है, इसमें बड़ा की मात्रा, इसमें छोटी की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। इसी प्रकार इन सभी वर्णों में मात्रा लगी हुई है। देख लीजिए, ये अगला पॉइंट है, रा वर्ण पर उ या उ यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा रा के नीचे न लगाकर बीच में लगाई जाती है। यहाँ पे समझना, रा में हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगाना बताते हैं। जैसे हमने ये रा लिखा, इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगाना तो ये ऐसे लगाते हैं, समझ में आया। ये देखो यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, रू पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर रा में हमको बड़ा ऊ की मात्रा लगाना है तो ऐसे लगाते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, रू, ठीक है। इसको रू और इसको रू। जैसे हमको रुकना लिखना है तो रुकना कैसे लिखोगे, ऐसे, रू छोटा ऊ की मात्रा, फिर उसी प्रकार का, फिर ना, फिर बड़ा की मात्रा, तो ये हमको रुकना लिख गया। जैसे हमें रूप लिखना है तो रूप में बड़ा ऊ की मात्रा लिखना है, लगाना है, ये देखो, रुकना छोटा ऊ की मात्रा, रूप में बड़ा ऊ की मात्रा, ऐसे लगाते हैं। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं आयोग वाह। ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 3 होते हैं। समझ में आया। आयोग वाह में क्या होता है कि आयोग वाह वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 3 होते हैं, अन और आहा। 16 नंबर में अन के बारे में देखते हैं। अन को क्या बोलते हैं, अनुसार बोलते हैं। समझ में आया। तो देखिए, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा नासिका से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह ऐसे होता है, सिर्फ एक बिंदी। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, जैसे हमें लिखना है अंश, तो अंश हम कैसे लिखते हैं, ये लिख गया हमारा अस, और अंश लिखने के लिए यहाँ हमें बिंदी लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, अंश। जैसे लिखना है वंश, तो वंश में वंश ऐसे लिख के व में ऊपर बिंदी लगा देंगे तो हमें लिख गया वंश। समझ में आया। यहाँ पर कह रहा है जिस वर्ण के उच्चारण में हवा नासिका से निकलती है, नासिका मतलब नाक से, तो उसे अनुस्वार कहते हैं। दूसरा देखते हैं अनुनासिक। ये देखिए, आ में ऊपर कैसे लिखा है, ऊपर चंद्र बिंदी है, इसको ये ऊपर वाले मात्रा को क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु, ठीक है। देखते हैं, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नासिका और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। यहाँ पे समझना है, कह रहा है कि जिस वर्ण का उच्चारण मतलब बोलने के समय हवा, नासिका मतलब नाक और मुख मतलब मुंह दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह होता है, ये हमने बताया ना, ये देखिए ये चिन्ह है ना। जैसे हमें लिखना है चांद, तो चांद में हमें क्या करना है, सबसे पहले चा बनाएंगे, फिर उसी प्रकार दुख और भी बहुत सारे शब्द हैं। आगे देखते हैं। अब अन और आहा के को स्वर्ग के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब मतलब इस समय, ठीक है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पे समझना, कोई पूछ ले बताइए व्यंजन किसे कहते हैं, तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित मतलब बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। स्वरहीन, स्वर विहीन मतलब बिना स्वर के व्यंजनों के नीचे हलंत लगे होते हैं। हलंत हमने बताया था, जैसे हमने ये का लिखा, इसमें क्या लगा, छोटा की मात्रा लगा है, अगर इसके नीचे हम ये वाला चिन्ह लगा देते हैं तो ये आधा का माना जाएगा, ठीक है। इसी चिन्ह को हलंत कहते हैं। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। हलंत का चिन्ह, ये देखो अभी हमने बताया ना, कोई भी अच्छा हो, जैसे हमने ये गा लिखा तो इसमें क्या है की मात्रा है, छोटा की मात्रा, हमने नीचे ये चिन्ह लगा दिया, हलंत लगा दिया, तो ये अक्षर छोटा माना जाएगा। समझ में आया। चलिए उसी प्रकार हलंत वर्णों में अस्वर का योग करके उन्हें उच्चारित किया जाता है, यानी हलंत अस्वर का योग मतलब मिलने से, ठीक है, उच्चारित किया जाता है। जैसे
ये देखो नीचे यहाँ क्या लगा है का, तो का में क्या लगा है आ, छोटा आ। उसी प्रकार खा में भी छोटा आ, गा में भी छोटा आ। कोई भी वर्ण हो या अक्षर हो, वर्ण मतलब अक्षर में नीचे हलंत लगा है तो उसमें हम छोटा आ जोड़कर उच्चारण या बोलते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो।